जो विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव रखा था इम्पीचमेंट का, उसको खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। और ये फैसला कल राज्यसभा चेयरमैन साहब ने दिया। उसके जो कारण हैं, जो रीजंस हैं, वो आज हमें मिले। इसके बारे में कई संवैधानिक मुद्दे उठते हैं, जिसके बारे में मैं आपके द्वारा देश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपको मालूम है कि संविधान में एक 10th शेड्यूल है, जिसके अंतर्गत अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हाउस में मूव करता है तो फिर वो फैसला चेयरमैन साहब करते हैं राज्यसभा में, और अगर लोकसभा की सदस्य के खिलाफ मूव होता है तो स्पीकर साहब लोकसभा में उस पर फैसला करते हैं। और किस अंदाज से फैसला करते हैं कि ही इज ए क्वेसाई जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब कि जज की हैसियत से वो फैसला करते हैं कि ये क्या सदस्यता रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसमें एविडेंस भी ली जाती है, और मैं कई बार अपीयर भी हुआ हूं जिसमें एविडेंस ली भी गई, और फिर फैसला होता है। और कई ऐसे मामले राज्य सरकारों में भी आए, और स्पीकर ऑफ द असेंबलीज, हिंदुस्तान के कई स्पीकर्स ने ऐसे फैसले किए। लेकिन जब चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब फैसले करते हैं, इट इज इन हिज कैपेसिटी एज अ जज की हैसियत से फैसले करते हैं। ठीक है, ये तो एक बात है। लेकिन जब एक इम्पीचमेंट मोशन आता है तो जो संवैधानिक सवाल जो उठता है वो ये है कि इसके बारे में क्या चेयरमैन साहब राज्यसभा में या स्पीकर साहब लोकसभा में एक जज की हैसियत से तय कर सकते हैं कि ये मोशन को रद्द करना चाहिए या नहीं। ये एक संवैधानिक इश्यू है। We all know that under the 10th schedule, the Speaker in the Lok Sabha, the Chairman in the Rajya Sabha, as well as speakers of various legislative assemblies throughout the country, have the authority to decide as quasi-judicial authorities. And this is decided in the famous case of Holohon by the Supreme Court of India, where the Supreme Court said that they decide as quasi-judicial authorities. And therefore they are entitled to take a position whether disqualification should be allowed or not allowed or rejected in their capacity as a judge, as a quasi-judicial authority. And the issue that arises in a motion for impeachment is whether the chairman, in rejecting the impeachment, is entitled to act as a quasi-judicial authority, and what is his constitutional role in deciding whether an impeachment motion should be sent for investigation or not. This is the constitutional issue that arises in this case. Now, what has the chairman done? The chairman has, and that's the order I have, decided the case that except all the allegations to be true, this is not impeachable. That's what he has said. He said, I'll take all the allegations, and he's taken each charge, and he said it's not impeachable. Each charge he has dealt with and given reasons. I won't go into those reasons. Those are matters that will be decided in an appropriate forum as and when the matter goes to court. But in the ultimate analysis, he says, and I'll read paragraph 26 of his order. It is after reviewing the notice of motion, I find that allegations contained therein lack proofs necessary to constitute misbehavior. उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको अगर मैं मान भी लूं तो मेरे हिसाब से
that doesn't amount to proven misbehavior. आपको मालूम है कि just as a judge is removed from his constitutional position under the Judges Inquiry Act, वही प्रोसीजर फॉलो होगा इन द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसीलिए जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है वही लागू होगा कि उसके अंतर्गत एक इन्वेस्टिगेशन होती है। जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत 3 जज बैठते हैं और उसके बाद फिर फैसले होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इन्होंने कहा है कि मैंने सारे आरोप देखे हैं और मुझे लगता है कि उनमें कोई तथ्य नहीं है, और क्योंकि तथ्य नहीं है इसलिए कोई प्रामा फेशा केस बनता नहीं है। और ये एलिगेशन जो हैं, ये जो आरोप हैं, ये हो सकता है कि एक राजनीतिक डिबेट के लिए ठीक रहें, लेकिन ये एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ हम ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते कि हम कहें कि इसको एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो पहला सवाल तो ये है, इज दिस द डोमेन of the chairman of the Rajya Sabha to decide this case as a quasi-judicial authority, right? And in the absence of the kind of powers that are given under the 10th schedule to the Constitution, where specifically the chairman has to decide as a judge, as a quasi-judicial authority on this matter. Number one. Number two, और जो इससे भी गंभीर मामला है वो ये है कि आपको याद होगा कि यादव साहब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जो जज साहब थे उनके खिलाफ हमने 13 दिसंबर 2024 में हमने इम्पीचमेंट मोशन डाला था। आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। वो जज साहब 15 अप्रैल 2026 में रिटायर करने वाले हैं। तो एक और बड़ा सवाल उठता है कि जहां तो आप फैसला करना चाहते हो वहां तो आपने तुरंत, क्योंकि ये मोशन मूव हुआ था 12 या 13 मार्च 2026 को, ठीक है ना, और आज हो गया 6 अप्रैल, तो 1 महीने के अंदर आपने फैसला कर लिया और वहां 1.5 साल हो गया, आप उसको हाथ नहीं लगाते। तो ये भी एक बड़ा भारी सवाल है देश के सामने कि ऐसे मापदंड आपको अपनाने चाहिए कि जहां तो साफ जाहिर है कि एक जज ऐसा बयान दे रहा है जो अपने आप में आपत्तिजनक है, जिसके अंतर्गत हम उसका रिमूवल चाहते हैं, वहां तो आप फैसला करते नहीं हो, एडमिट भी नहीं करते। और यहां आप एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी आप तय कर लिया आपने कि इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हो सकता, मान भी लिया जाए तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ाता हूं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। होता क्या है कि राज्यसभा में, ये संविधान कहता है, राज्यसभा में अगर 50 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा एक इम्पीचमेंट मोशन लेकर आए और उस पर हस्ताक्षर करें, मिनिमम ऑफ 50, कम से कम 50, तो वो मोशन हाउस में नहीं जाता, वो मोशन सेक्रेटरी जनरल को दिया जाता है। शायद ये बातें जनता को मालूम नहीं। ये मोशन हाउस में मूव नहीं होता, ये सेक्रेटरी जनरल को दिया जाता है और ये मोशन भी सेक्रेटरी जनरल को दिया गया। जस्टिस मिश्रा के खिलाफ भी मोशन हुआ था, वो भी सेक्रेटरी जनरल को दिया गया था। यादव के साहब के खिलाफ भी हुआ था, वो भी सेक्रेटरी जनरल को दिया गया था। सेक्रेटरी जनरल का फिर की जिम्मेदारी है कि वो हस्ताक्षर देखता है कि क्या उन्हीं के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने साइन किया है, उनको वेरीफाई करता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये कोई जुडिशियल मामला नहीं है, ठीक है। In other words, when a motion is moved for the impeachment of the election commissioner or a judge of the High Court or the Supreme Court, under the Constitution, at least 50 members are entitled to move the motion,
minimum of 50 in the Rajya Sabha and 100 members in the Lok Sabha, minimum of 100 in the Lok Sabha. And that motion is not moved in the House. It is an impeachment motion moved by 50 members in Rajya Sabha, 100 members at least in Lok Sabha, and the signatures are verified by the Secretary General of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, as the case may be. इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है. क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि संविधान के अंतर्गत अगर 100 मेंबर लोकसभा के ये तय करें कि ये मैटर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो उसकी कोई अहमियत होती है. 50 मेंबर राज्यसभा के हों, उसकी भी कोई अहमियत होती है. राइट? आप कहो कि साहब आप एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका कोई जुडिशियल फंक्शन नहीं है हमारे हिसाब से. आप कहो कि साहब मैं फैसला करूंगा कि आप ये 50 लोग कह रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है, और जो 100 लोग लोकसभा में इंपीचमेंट मूव कर रहे हैं उसका भी तथ्य नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि एक चेयरमैन साहब, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, या स्पीकर साहब हम उनकी भी इज्जत करते हैं, यह तय करेंगे कि 100 मेंबर्स का जो नजरिया है लोकसभा में मिनिमम 100 के 150 भी हो सकते हैं, 150 के 200 भी हो सकते हैं, 200 के 300 भी हो सकते हैं. आप तय करोगे कि मोशन एडमिट होगा या नहीं, और इसी स्टेज पे आप उसको आगे भी नहीं बढ़ने दोगे. क्या ये फंक्शन आपकी है? अब संविधान क्या कहता है? In other words, for the chairman to say that in his mind, in his view, 50 members of the Rajya Sabha are making useless allegations. It could be 70, it could be 80, it could be 100. Have no element of, I will not allow this to move forward also. It shows that how one mind is superior to 100. That one mind is superior to 200, if it's the case of the Lok Sabha. That, I think, is a very serious issue, serious constitutional issue. Now let's see what the Constitution says. It says, a judge of the Supreme Court shall be removed from his office, and this applies also to the Election Commission, Chief Election Commissioner, except by an order of the President passed after an address by each of the Houses of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting, has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proven misbehavior or incapacity. So proven misbehavior, मतलब कि जो misbehavior जो prove हो गया, और prove कैसे होगा? चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैं ही तय करूंगा, और स्पीकर साहब कहेंगे कि मैं ही तय करूंगा. प्रूवन मिसबिहेवियर प्रूफ तो तभी होगा ना कि एविडेंस होगी, तभी प्रूफ आएगा. उससे पहले तो प्रूफ नहीं आ सकता ना. तो वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? चेयरमैन साहब तो नहीं कर रहे, स्पीकर साहब तो नहीं करेंगे. सो विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन आपने तय कर लिया कि इसमें कोई तथ्य नहीं. Who will decide that it is proven misbehavior? Can't be decided by the chairman that it is proven or not proven. If that was the case, then why have a Judges Inquiry Act at all? 124(6) says the following. Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under subclause 4. मतलब कि ये संवैधानिक हक एक जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जजेस को दिया गया है, ये चेयरमैन साहब को नहीं दिया गया, स्पीकर साहब को दिया गया है. अब जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या कहता है वो भी बता दूं आपको. जो मैंने 50 की बात की ना, 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट कहता है. ठीक है.
और फिर कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ द नोटिस, अब मैं आपसे सेक्शन 3 पढ़ रहा हूं, इफ नोटिस इज गिवन ऑफ अ मोशन, नोटिस इज गिवन ऑफ अ मोशन, अभी मोशन नहीं मूव हुआ, इफ नोटिस इज गिवन ऑफ अ मोशन फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट के पास एड्रेस भी नहीं गया, for the removal of a judge, for the removal of an election commissioner, in the case of a notice given in the House of the People by not less than 100 members. मैंने आपको बता दी वो बात. In the case of a notice given by the council, in the Council of States, not less than 50 members. Then the Speaker, or as the case may be the Chairman, may, after consulting such persons, if any, as he thinks fit, and after considering such materials, if any, as may be available to him, either admit the motion or refuse to admit the motion. ठीक है? तो he has to now consult persons and as he thinks fit after considering such materials, if any, as may be available to him. ठीक है ना? So they can admit the motion. Now, as far as the order of the chairman is concerned, he has not looked at any other material because he says, I'll accept all the allegations to be correct. No offense is made out. No proven misbehavior is made out. How can he say that? Now, then what happens is, if he admits the motion, फिर क्या होता है? If the motion referred to one is admitted, the speaker, or as the case may be, the chairman shall keep the motion pending and constitute as soon as may be for the purpose of making an investigation into the grounds on which the removal of a judge is prayed for a committee consisting of 3 members, one chosen from amongst the chief justices of and other judges of the Supreme Court, one shall be chosen from among the chief justices of the High Court, and one shall be a person who, in the opinion of the speaker, as the case may be, the chairman, a distinguished jurist. मतलब कि ये कमेटी जो तय होगी, इसका या तो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का होगा या चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ एक और चीफ जस्टिस होगा किसी हाई कोर्ट का, और तीसरा कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा. वो क्या तय करेगा? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन वो करेगा, कोई और इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता. ठीक है ना? तो चेयरमैन साहब ने यह तय किया है कि मैंने तय कर लिया है कि ये कोई मोशन एडमिट हो नहीं सकता विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन, विदाउट लुकिंग. अब हमारे पास मटेरियल क्या है? हजारों मटेरियल हैं. आप जानते हो कि क्या क्या आरोप हमने लगाए हैं अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. 2 किस्म के मापदंड इस्तेमाल करते हैं वो. मैंने खुद अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से हरियाणा से ट्रेन में लोग बिहार गए. The other day I also mentioned it, right? And we gave videos. There are several such videos available. We have given evidence to the effect to him also. Any number of letters have been written to him, along with details, along with materials, on which he hasn't taken action. And we have referred to that. वो सब चीजें हमने यहाँ लिखी हैं. हमने लिखा है कि कई बार हमने चिट्ठियां लिखी. देखिए, लाखों की तादाद में लोग एक्सक्लूड हो गए. अभी नंदीग्राम की एक खबर है, सुबह ही आपको मालूम है हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है कि 95% मुस्लिम पॉपुलेशन को डिलीट किया गया. अब ये खबर सही है गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? यही तो आरोप है. ये कौन कर रहा है? अपने से तो नहीं हो सकते. इस पे कौन ध्यान कर रहा है? अभी 25 लाख लोग वेस्ट बंगाल की इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे. ये तो तय है ना. 60 लाख डिलीट हुए थे, उनमें से 35 लाख लगभग 35 लाख का मुआयना हो गया. 20 लाख का होना है, वो अभी हो नहीं सकता क्योंकि वोटर लिस्ट बनेगी, तो वो कैसे वोट करेंगे? और जो 35 लाख का हुआ है उसमें 55%
ठीक है, और 45% नहीं है, which means के 55% are okay and 45% have been deleted, which means in the balance 20 lakhs also, if you take the same ratio, 45% of those 25 lakhs would be deleted and the balance would be voters. If you take the same proportion, those will not be able to vote. Who is responsible for this? What is the election? These are issues that will be investigated by a judges' inquiry committee. And these are not the only issues. When the UP election took place, several letters were written to the chief election commissioner that we have written 16, 17 letters to you, don't respond at all. This is all part of the allegations. This is all part of the allegations. And he has said, suo motu, I decide that there is no basis for this. Now the problem is, if constitutional authorities are to take such decisions, then obviously the kind of polarized politics that we have in India will continue. Somebody asked the other day, why are conditions so polarized? They're bound to be. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये संविधान तो कब का बना हुआ है ना? 1950 के बाद कभी ऐसी स्थिति आई जो आज के दिन है इस देश में? After all, this constitution has been working, election commissioners have been functioning. Has there ever been this kind of allegations against any chief election commissioner in the past? Never, never, never. Never. Why? Nobody just makes 100 members of parliament in Lok Sabha and 50 members in the Rajya Sabha don't make allegations for the fun of it. ये तो बड़ी एक गंभीर बात है ना. हम किसी पर क्यों ऐसे इतने बड़े पद पे बैठे हुए शख्स के ऊपर हम क्यों आरोप लगाएंगे, जब तक हमारे मन में कोई ऐसी शंका ना हो, जो शंका केवल एक एक्ट से नहीं है, कई वजह से शंका होती है और हर जगह यही है. तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से अगर ऐसे काम होने लगे तो निश्चित रूप से जो विश्वास पे उठ जाता है, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास उठ जाता है, तो वो पोलराइजेशन पे रहती है. इसमें फिर यू नो इट ब्रिंग्स अबाउट अ काइंड ऑफ environment which is not good for Indian democracy. After all, if the judges inquiry committee were to sit and an investigation done, the judges would know whether in fact it is, supposing the judges come to the conclusion that there is nothing wrong with what the chief election commissioner, it is good for the country. It is good for the country. That means that the chief election commissioner has functioned in a manner consistent with the constitutional requirements and constitutional ethos, which I think is good. But if the judges inquiry committee, after investigation means we lead evidence, were found, and he will have to present himself, were found that he has acted in a biased manner, so naturally democracy will be empowered. और फिर ये भी एक बड़ा मुद्दा उठता है कि यादव के केस में तो आप कोई फैसला देते नहीं, और यहाँ आप तुरंत 1 महीने के अंदर फैसला देते हो. These are very, very unfortunate situations that this country is facing. I hope that these issues will be decided ultimately by a constitutional court. Thank you very much. Sir, court भी जाएंगे इसके लिए? Sir, are you taking this matter to the court? No, I am not to decide. I'm just giving my view. Everybody will collectively decide as and when to go, if to go. जब पूछेंगे तो मैं suggestion भी दे दूंगा. I'll certainly give my suggestion when they ask me. No. What is sub judice is the legal issues. What is not sub judice, for example, that in this particular, what he is saying in his order, for example, in this particular place, in a house belonging to a BJP candidate, which has 2 rooms, there are 200 people or 500 people registered. That is not before the court. What is before the court are the legal issues. And since I am a lawyer, I don't want to comment on that because that would not be fair. So the legal issues will be decided. What he is saying is, in his order, that if anybody has any grievance, he can file an FIR and he can go to court.
But we're not talking about filing FIRs and going to court. What is the responsibility of the Election Commission? कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है आदमी, उसमें सालों साल लग जाते हैं, ठीक है ना, उसमें 10 साल 5 साल 6 साल लगते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं। लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर की संवैधानिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक कर्तव्य है ना, हम उस कर्तव्य की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट फैसले करेगा नहीं करेगा, उस कर्तव्य की बात कर रहे हैं। जो आरोप लग रहा है कि वो अपने कर्तव्य नहीं निभा रहा, ये हमारा आरोप है, उसमें कोई कोर्ट से लेना देना नहीं है, नहीं ला सकते। नो 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 क्वेश्चन, वी कैन ओनली गो टू कोर्ट टू चैलेंज दिस ऑर्डर, वी हैव नो अदर, कोई और रास्ता नहीं। पार्लियामेंट नहीं हो सकता ना, दोबारा मोशन थोड़ी ना आ सकता। व्हाट इज माई व्यू? आई थिंक दैट if somebody is saying that the passports are fake, then I think best is to contact the Egyptian authorities. That's the best way, no? Contact the Egyptian authorities, contact the Dubai authorities, and ask an official response, and you will get to know what the truth is and what isn't the truth. It's a simple thing. I don't know why we are having this discussion. No, how will they go? No, what lists are frozen under the constitution, under the law now. Lists have to be frozen because, as you know, once lists are frozen, ballot papers are prepared. They are then sent to the machines. All that takes time. So therefore, it's very difficult for the tribunals to decide 20 lakh cases in 5 days' time. It's impossible. So some people will be left out who may be who will be definitely genuine voters. How will they approach the Constitutional Court? How will they approach the Constitutional Court? Where is the time, or where is the court the time to give orders like this? There are procedural problems, no? So what I'm saying is that obviously the system is not functioning as it should. I'm not making whatever. In fact, I compliment the court for the enormous generosity it has shown. कि ठीक है, we don't believe either of you will set up tribunals and have judges decide these issues. But that takes time. That takes time. आपने तो कई बार देखा होगा, मतलब कि कई correspondents ने, कई journalists ने who are on the social media platforms have gone to the BLOs, and we have seen how the BLOs are operating. I'm not talking about West Bengal at all. I'm talking about Bihar. We saw how the BLOs were operating. Who has taken action? Chief Commissioner has not taken action. The evidence that I provided, the trains being sent and they themselves saying that the Chief Minister of Haryana has sent us and BJP is paid for it. This is on video. Did the Chief Election Commissioner take any action? Now they say file an FIR. If I file an FIR, what is going to come of it? Investigation will be done by whom? Where they are in power. You've seen what happens when they are in power, right? So when it is a member of the opposition, then 100 policemen will land in his house. When it's the member of the ruling party, the police will not be seen. मैं तो यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता. Because we have seen the same thing today as well as the. I don't know today or yesterday. I'm just giving an example. Actually, खेड़ा जी के घर पे भी असम पुलिस आई. मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का नहीं पता. मैं तो वैसे ही उदाहरण दे रहा हूँ. मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि भाई इनके तो मंत्री बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिनके आरोप 75 हज़ार का आरोप था. वो तो है ही है ना. वो तो इसीलिए कठोरता पैदा होती है. इसीलिए हमें मन में शंका होती है कि भाई हम भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे भी तो कुछ हक है ना. ठीक है ना. वो संविधान ने हमें हक दिए हैं. उसको आप इस तरह से नजरअंदाज करोगे और एक जज के खिलाफ जिसके खिलाफ मोशन पेंडिंग है उसका आप तय नहीं करोगे, दूसरे एक महीने में तय, उससे पहले तय करोगे, तो कुछ लगता है ना कि भाई हमें भी लगता है कि थोड़ा बहुत तो बेइंसाफी हो रही है ना. अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है. बाकी सब तो ठीक है. सत्ता आती है, सत्ता जाती है. इससे होता क्या है ना कि इतनी कठोरता पैदा होती है, इतनी नफरत पैदा होती है, तो उससे जो माहौल है लोकतंत्र का वो खराब हो जाता है. वो खराब किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो किसी और भी पद पे बैठा हो. थैंक यू.